जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। तो बांग्लादेश में 2 महीने से भी कम वक्त में चुनाव होने वाले हैं। 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होंगे। दावा यह है कि लोकतंत्र की एक बार फिर से बहाली हो जाएगी और इसी के साथ मोहम्मद यूनुस की, आप कह सकते हैं अंतरिम सरकार कहा जाता है, लेकिन अवैध सरकार भी, क्योंकि जनता ने तो चुना नहीं है। एक उपद्रव के बाद इस सरकार को बनाया गया और जब से यह सरकार बनी है तब से वहां पर कट्टरपंथ हावी रहा है और पाकिस्तान के साथ गलबहियां रही है। और अब जब चुनाव कराने की बात हो रही है, जो अपने आप में अलोकतांत्रिक तरीके से, वो एक अलग सवाल है, इस पर हम कभी बात करेंगे। लेकिन आज राजेश जी मेरे साथ हैं। आज हम ये समझने जा रहे हैं कि ये चुनाव असल में लोकतांत्रिक चुनाव बांग्लादेश में होने जा रहा है या दरअसल बांग्लादेश को चुनाव के रास्ते कट्टरपंथ के गड्ढे में धकेलने की पूरी तैयारी हो रही है। अजय, आपने बहुत अच्छा ये बोला कि वहाँ जो अंतरिम जो सरकार बनी है वो उपद्रव वाली सरकार है। दुनिया भर में जो सरकारें बनती हैं अलग अलग देशों में, वो सरकारें बनती हैं, लोकतांत्रिक सरकारें बनती है। जैसा कि भारत में भारत में कहीं भी, अमेरिका में जहां जहां चुनाव होते हैं, अगर वहां पर कोई सरकार नई बनती है, गठन होता है, तो होता यह है कि वहां पर लोकतांत्रिक सरकार बनती है, जनता वोट देती है, उससे सरकार बनती है। बांग्लादेश एक ऐसा देश था जहां पर पहले उपद्रव हुआ। आपने जो कहा उपद्रव हुआ, छात्रों के द्वारा वहां आगजनी हुई और वहां पर एक अंतरिम सरकार का गठन हो गया। और वो उपद्रव भी कैसा, जिसमें जिसके तार डीप स्टेट तक से जुड़े हुए हैं। जॉर्ज सोरोस के बेटे से, जो एलेक्स सोरेस, बार बार उसके बाद दौरा करते नजर आए बांग्लादेश में, इनसे मोहम्मद यूनुस के साथ यूं होते नजर आए, तब जाकर के साफ हुआ कि ये तो उपद्रव हुआ नहीं, कराया गया। इसके पीछे बड़ी ताकतें थी। खैर, वो तो तब थी। अब जो चुनाव की बात हो रही है, क्या राजेश जी, सवाल मेरा ये है कि बांग्लादेश में ये चुनाव असल में लोकतांत्रिक चुनाव होगा या दरअसल इस चुनाव के रास्ते कट्टरपंथियों को घुसाने की तैयारी है? क्या वहां का माहौल है? सबसे पहले तो जरूरी क्या है, अगर कहीं पे चुनाव हो रहा है, किसी भी देश की अगर हम बात कर ले, अगर लोकतांत्रिक चुनाव हो रहा है तो वहां की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका उनमें सम्मिलित होना बहुत जरूरी है। वही बांग्लादेश में मिसिंग होने वाला है। आपने सबसे बड़ी पार्टी आपने शेख हसीना की पार्टी को वहां बैन कर रखा है। वहां उनके जितने भी वहां उनके राजनेता थे जो इलेक्शन लड़ते थे या इस बार अगर लड़ पाते, आपने उन्हें बैन कर रखा है। अब स्थिति वहां पर यह बन गई है कि अगर शेख हसीना को अगर मान लेते हैं कि अगर चाहिए कि उनके राजनेता, उनके कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़े, तो जैसे इमरान खान ने पाकिस्तान में किया था, इंडिपेंडेंट लड़वाया था, तो अब शेख हसीना के पास जो अब एक रास्ता बच रहा है, क्योंकि वहां जो मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है जय, वो उन्हें चुनाव लड़ने नहीं देगी। पार्टी है नहीं, आप इंडिपेंडेंट अगर खड़ा हो पाइए, आप जीत पाइए, तो एक अलग प्रक्रिया में होगी। और अगर जीत करा पाते हैं, जैसे इमरान खान ने बहुत सारे सीटों पर उनके कार्यकर्ताओं ने जीत हासिल की थी, बिल्कुल, तो अगर ऐसा होता है तो, नहीं तो वहां पर पूरी तैयारी कर दी गई है कि शेख हसीना की जो पूरी की पूरी पार्टी है, उसके कार्यकर्ता हैं, वो वहां पर चुनाव हिस्सा न बन पाए। और इसके बदले तैयारी क्या है? तैयारी इसके भी आगे की है। सबसे खतरनाक जो पहलू है इसमें, कि अब तक वो ताकतें जो कट्टरपंथी ताकतें रही हैं, जो जिनकी पार्टियां भी रही हैं, वहां पर कट्टरपंथी जमातों की पार्टियां रही हैं, लेकिन कभी भी 5% से ज्यादा उनको वोट नहीं मिले। आज के दिन अब वो कट्टरपंथी ताकतें भारत विरोध का नारा लगाने लगे हैं, भारत विरोधी माहौल बनाने लगे हैं। मुझको ना मालदीव से याद आ रहा है। ये मैं पूछने वाला हूं आपसे कि ये जो डिजाइन है राजेश जी, ये डिजाइन क्या है? भारत विरोधी माहौल क्यों अचानक से फिर से वहां बनने लग गया है? मालदीव में ऐसे ही हुआ था। वहां पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भड़काया गया। जो मोइजू थे, जब वो कैंपेन करते थे, तो वो इंडिया आउट का नारा देते थे। इंडिया आउट मालदीव का नारा दे दिया था उन्होंने। हाँ, नारा दिया था। वहां पे लोगों को चुनाव के समय में 2 साल पहले कहा था कि आप हमें वोट दो, इंडिया आउट करेंगे। और उनका ये कहना था कि जो भारतीय सैनिक वहां मालदीव में रहते हैं उनको यहां से भगा देंगे और इंडियन प्रोडक्ट को भी बैन करो। हाँ, इंडियन प्रोडक्ट्स को वहां बैन करेंगे। उन्होंने कहा यही था और इसी के आधार पर भोली भाली जनता ने वहां उनकी बातों में आ करके उन्हें सत्ता थमा दी। वही मोइजू बाद में पलटी मार गए और भारत से उन्होंने बाद में दोस्ती भी की, माफी मांगी एक तरह से आकर के, खुद आए भारत नागरा करते हुए। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये बात सामने आई और ये माहौल सामने आया,
मालदीव में सबसे ज्यादा पर्यटन ही है उसका एक कमाई का जरिया। छोटा सा देश है, आइलैंड है, समंदर के बीच में है, कुछ नहीं है वहां पर। भारत के टूरिस्ट वहां पर जाते हैं, हजारों लाखों की तादाद में, उसकी कमाई से ऐश करता था। और मोदी जी जाकर के बैठ गए लक्षद्वीप में, मुझे याद आ रहा है, और कहा कि मालदीव हमारा ये है। भारतीयों को इशारा काफी था, लोगों ने जाना बंद कर दिया, भागे भागे आए थे मोइचू कि माफी दे दो सरकार, गलती हो गई, आपसे दुश्मनी मोल ले ली। यही वाला डिजाइन बांग्लादेश में मुझको दिख रहा है। अब जैसे अभी आपने कहा ना कि फरवरी में इलेक्शन होने वाला, 12 फरवरी को वहां इलेक्शन होने वाले हैं। अब जैसे जैसे ये 12 फरवरी का वक्त नजदीक आ रहा है, वहां पर एंटी इंडिया जो प्रोटेस्ट है वो लगातार बढ़ रहा है। अचानक से बढ़ने लगा है। अब कल की ही बात है, बहुत सारे हजारों वहां पर कार्यकर्ता थे जो इनके अंतरिम सरकार के जो फॉलोअर्स थे, जिन्हें हम कह रहे हैं कि जो भगदड़ मचाते हैं, जिन्होंने पहले वहां पर सरकार गिरा दी थी, छात्र के नाम पर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, उन लोगों ने बड़ी संख्या में आकर के इंडियन हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया। और उनका कल किया है। और उनका ये कहना था कि आप शेख हसीना को भारत को वापस करो। कह वो ये रहे थे कि दबाव बनाने के लिए कह रहे थे अंतरिम सरकार को कि आप उनसे कहिए कि शेख हसीना को यहाँ वापस भेज दें। और एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाए गए और कहा यह गया कि आप भारत पे दबाव बनाओ। और ये कोई आज की कल की बात नहीं है, लगातार वहां जब 2024 जब तख्ता पलट हुआ था तब से तो शुरुआती दौर में काफी हुआ था। एंटी इंडिया पूरा चलाया गया था वहां पर। वो लोग जो छात्रों के नेता थे, जो सरकार में फिर मंत्री बन बैठे थे, बाद में अपनी पार्टी बना ली, उन लोगों ने जमकर भारत के खिलाफ उस समय में दिया था, बयान दिए थे। और ये बांग्लादेश में ये मैसेजिंग की कोशिश थी कि दरअसल शेख हसीना भारत समर्थक थी, इसलिए शेख हसीना को भारत में देखिए शरण मिल गया है, और उनके जरिए भारत बांग्लादेश में अपनी चला रहा था, और इस तरह के माहौल बनाया गया। इसलिए उनका हटना जरूरी था। जब कल इंडियन हाई कमीशन के सामने जब वहां प्रदर्शन हो रहा था, तो यही नारे लग रहे थे, बिल्कुल यही लग रहा था कि भारत के इशारे पर यहां सब कुछ होता था। शेख हसीना का जो 15 वर्षों का जो शासनकाल था, उनमें वही वो कह रहे थे कि वो तो भारत के हाथों खेल रही थी, अब हमें वो नहीं चाहिए, हमें भारत नहीं चाहिए और शेख हसीना वापस चाहिए। इसका मतलब जो आप कह रहे हैं, जो अभी डेवलपमेंट जो आप बता रहे हैं, कि तब भी उस समय तख्ता पलट के लिए जो उपद्रव किया गया, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई भारत विरोध का नारा देकर के। अब जब चुनाव की बारी है, तो इसमें कट्टरपंथियों को घुसाने के लिए भारत विरोध का नारा देकर के उसको जस्टिफाई करने की कोशिश है। पाकिस्तान में हम बार-बार अपने वीडियोस में ये कहते आए हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है, वो साबित हो रहा है। जब भी कुछ सरकार कमजोर पड़ती है, कहीं भी पाकिस्तान में किसी भी सरकार के साथ अगर वो कमजोर पड़ जाती है, जो वहाँ सरकार होती है, यानी कि आर्मी अगर वहाँ ज़्यादा पावरफुल होने लगती है, तो वहाँ पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भड़काया जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाता है कि वहाँ की जो आवाम है पाकिस्तान को, वो भारत की तरफ देखती है, उनका अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। और अब ऐसे ही बांग्लादेश में हो रहा है। इलेक्शन का चूंकि वक्त नजदीक आ रहा है वोटिंग का, तो ऐसे में जानबूझ के एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भड़काया जा रहा है, ताकि जो भोली भाली जनता है बांग्लादेश की, वो इन बातों में आ जाए और वो वही वोट करे जो अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस चाहते हैं। और मोहम्मद यूनुस क्या चाहते हैं, अब ये गौरतलब बात है, और यही सबसे खतरनाक पहलू है। ऐसे तो मोहम्मद यूनुस जो हैं वो इकोनॉमिस्ट रहे हैं, नोबेल प्राइज भी उनको मिला हुआ है जो माइक्रो फाइनेंसिंग पर काम करने के लिए, लेकिन भारत को लेकर के हमेशा पहले भी उनका नजरिया तटस्थ किस्म का रहता था। वो चाइना और पाकिस्तान के साइड प्रो रहे हैं हमेशा प्रो रहे हैं, और डीप स्टेट के करीब रहे हैं। वो इसलिए कि डीप स्टेट से जिन लोगों का नाम गिरा, जो बांग्लादेश में उपद्रव हुआ, उसके पीछे जो धीरे धीरे तस्वीर बाद में खुलकर सामने आई, जॉर्ज सोरोस और एलेक्स सोरोस दोनों बाप बेटे हैं, जिनकी फंडिंग से कई जगहों पर तख्ता पलट या फिर उपद्रव की बातें होती रही हैं। वो इनके पास तख्ता पलट के बाद जब मोहम्मद यूनुस बने हैं पीएम, तो जो एलेक्स सोरोस यहाँ पर आए, जॉर्ज सोरोस से इनकी बातचीत हुई, और भारत के खिलाफ यूनुस ने भी बयान दिए, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के कहा कि लैंड लॉक्ड है, हम ही हैं बेताज बादशाह, समंदर के बादशाह है, हम हैं, लैंड लॉक्ड है। अरे अभी थोड़े दिन पहले की बात है, बांग्लादेश में ये धमकी दी जा रही थी कि हम भारत में डिवीजन करवा देंगे, नॉर्थ ईस्ट को हम अलग कर देंगे भारत के बाकी हिस्सों। यही तो कहा जा रहा है, जनता को यही तो गुमराह किया जा रहा है कि हाँ हम पावर में आ जाएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और जनता, अगर भोली भाली जनता इनकी बातों में आ जाती है, तो एक झूठ के सहारे वो वोटिंग कर सकती है। तो क्या लग रहा है राजेश जी,
आप हमेशा ऐतराज करते हैं मेरे इस संबोधन पे, लेकिन मैं फिर भी करूंगा कि मुल्ला मुनीर जो बैठा है पाकिस्तान में, जो अब लगातार अपनी तरक्की खुद से करवा रहा है, शहबाज के गर्दन पर कहें तो उन्हीं के इशारे पकड़ पर तो करके सारा हो रहा है। और पूरा लिख करके वहीं से बांग्लादेश चल रहा है, में- सारा स्क्रिप्ट आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। बांग्लादेश में जो भी हो रहा है वो असीम मुनीर के इशारे पे हो रहा है। अभी पिछले आप 8-10 महीने की बात कर लीजिए तो बड़े हाई लेवल के दौरे हुए हैं बांग्लादेश में। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर गए हैं, डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर गए हैं, डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हैं, नेवी चीफ गए हैं और कई प्रतिनिधि मंडल गए हैं पाकिस्तान से बांग्लादेश में। और वहां पर आर्म्स ट्रेनिंग के नाम पर वहां पर बनाए जा रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि बनाए जा रहे हैं वो आर्म्स ट्रेनिंग के वहां पर सैन्य अड्डे बनाए जाने वाले हैं। लेकिन मैं actually ये बात मैं कहूंगा, आतंक के अड्डे, आतंक की दुकानें वहां भी खोली जा रही हैं जो अब तक आप पाकिस्तान में देख रहे थे। क्या है? पाकिस्तान का जो आतंकवाद का जो उनका जो हेडक्वार्टर्स है उसका एक ब्रांच बांग्लादेश में बन खोला जा जाएगा। रहा है। तो अब पूरी डिजाइन को कुल मिलाकर के समझिए कि बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया माहौल है, क्या ये वोट बैंक का जो खेल है, इसके पीछे का खेल ये है कि जिस तर्ज पर पाकिस्तान में एंटी इंडिया सेंटिमेंट के आधार पर कभी वहां की पॉलिटिकल पार्टी तो कभी वहां की आर्मी रूल करती रही है, और अभी दोनों ही मिलकर अब रूल कर रहे हैं। फॉर्मूला ये निकल रहा है, शहबाज नाम को हैं पीएम बने हुए, लेकिन मुल्ला मुनीर जो चाहते हैं उनसे करवाते हैं, अपना प्रमोशन तक उनसे जबरदस्ती लिखवा के करवा रहे हैं। और ये सब मिलके कर क्या रहे हैं? एंटी इंडिया के नाम पर आतंकवाद की खेती कर रहे हैं। दुनिया में कहीं आतंकवाद की घटना हो उसकी जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी रहती हैं। तो अब जब बांग्लादेश में भी वो ताकतें हावी हुई हैं जिसके पीछे पाकिस्तान भी रहा है, डीप स्टेट रहा है, ऐसी दुनिया की ताकतें रही हैं जो भारत के प्रोग्रेस को रोकना चाह रही हैं, उन्होंने बांग्लादेश को अस्थिर किया, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बीच में बड़ा ही स्थिर संबंध था, दोनों के लिए फायदेमंद था, जो उनको नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए वहां पर? उपद्रव होगा, अशांति होगी, तो फिर वहां पर वो अपना एजेंडा ला पाएंगे उस बीच में, जो ला रहे हैं। और उसी का क्या नतीजा है? ये जो वोट बैंक का खेल अचानक फिर एंटी इंडिया के नाम पर खेला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल वही डिजाइन है और ऐसा वहां पूरी कोशिश की जा रही है कि जनता को बरगला दे और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भड़का के आने वाले चुनाव में वैसी सरकार का वहां गठन हो जाए जो अंतरिम सरकार के, चाइना के, पाकिस्तान के डीप स्टेट के फेवर में फैसले लेते रहे। तो मुझे तो वो दिन दूर नहीं दिख रहा है फिर राजेश जी, कि अगर यही सब चलता रहा तो आने वाले दिनों में फिर वहां बांग्लादेश से भी वही कुछ होगा जो पाकिस्तान में होता रहा था, और ये पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्ते भी करने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2, 3, 4 में हमारे ब्रह्मोस जाकर के बांग्लादेश में भी गिरे। हो सकता है अगर वैसे ही सब कुछ होगा तो जो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए किया गया है वो बांग्लादेश के लिए भी किया जा सकता है। तो ये रचना बांग्लादेश में हो रही है। चुनाव 2 महीने के भीतर हैं, 12 फरवरी को हैं। हम आपको अब लगातार बाखबर करते रहेंगे कि बांग्लादेश में इन चुनावों के दौरान, या फिर कहिए कि इस चुनाव के नाम पर कैसे एंटी इंडिया और प्रो कट्टरवाद लाने की कोशिशें हो रही हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बांग्लादेश में क्या होना चाहिए? क्या इस तरीके से चुनाव होना चाहिए कि ना? क्या बिना शेख हसीना के चुनाव होना चाहिए? क्या वहां पर कट्टरपंथियों के हवाले मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं पूरी बांग्लादेश की सरकार को, सत्ता को और वहां के लोकतंत्र तक को? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो इस वीडियो में तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद राजेश जी आपका भी। जय हिंद। जय हिंद।